नमस्कार दोस्तों, इस लाइव में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे फिल्म मैं वापस आऊंगा की। इम्तियाज अली की फिल्म है। फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, वेदांग रैना, शर्वरी बाग, दिलजीत दोसांझ। एक शब्द में कहूं तो बढ़िया फिल्म है, देखी जानी चाहिए। मतलब कई बार ऐसा होता है कि यार एक विषय है, इस पर कितनी कहानियां बन सकती हैं। किसी को ये लग सकता है कि भाई देश को आजाद हुए 80 साल होने को आ रहे हैं, देश के विभाजन को लेकर या उसकी पृष्ठभूमि में कितनी ही कहानियां कही गई हैं, कहानियों के रूप में, उपन्यास के रूप में, सिनेमा के रूप में, डॉक्यूमेंट्री के रूप में, इतिहास की किताबों के रूप में, जिसे नॉन फिक्शन कहते हैं। लेकिन इस फिल्म को देखकर आपको यह महसूस होगा कि अगर कहने का सलीका हो, कहने का तरीका हो, तो बहुत कुछ ऐसा है जो अभी भी कहा जा सकता है, कहा जाना बाकी है। दरअसल प्रेम और दर्द और मृत्यु, ये तीन विषय ऐसे हैं जिसका कि कोई ओर छोर नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। इनको कहा जा सकता है, बार बार कहा जा सकता है, हर व्यक्ति अपने तरीके से कह सकता है। तो मैं वापस आऊंगा को देखकर लगता है कि हाँ, ये जो कहानी है विभाजन के की पृष्ठभूमि में लव स्टोरी है, ये कहा जा सकता है। लेकिन मुझे ये फिल्म जो है लव स्टोरी से ज्यादा जो है, एक डेथ बेड पर जो व्यक्ति है उसकी जो छटपटाहट है, वो मर नहीं पा रहा है, कहीं इस तरह से उसके प्राण अटके हुए हैं, ये उसकी कहानी मुझे ज्यादा लगी। प्रेम अब उसके बैकड्रॉप में है, मतलब प्रेम भी उसमें पीछे चला गया है। तो और पूरी तरह से ये फिल्म जो है, मुझे ऐसा लगा कि ये नसीरुद्दीन शाह की फिल्म है। कहने को वो इस फिल्म में 95 ईयर्स के एक बूढ़े व्यक्ति के रोल में है, और ज्यादातर समय मतलब फिल्म में 90% मौकों पर या उससे भी ज्यादा शायद वो बेड पर ही नजर आते हैं। शुरुआत के कुछ एक मिनट अगर आप छोड़ दें तो बेड पर हैं, मगर उसके बावजूद उन्होंने जो काम किया है वो कमाल है। मतलब नसीर को देखकर लगता है कि मतलब अभिनय की वो जब भी आते हैं, एक्टिंग की जो है एक नई लिमिट जो है वो तय कर देते हैं कि ऐसा भी हो सकता है और आगे जाया जा सकता है। जिस तरह की डिटेलिंग है इस फिल्म में, इस फिल्म की कहानी में, हिस्ट्री के फैक्ट्स को भी जिस तरह से यहाँ पर रखा गया है, जिस तरह से गेटअप है, मेकअप है, और खास तौर पर नसीर का कमाल है। मतलब आप इस फिल्म को जरूर देखें, मैं तो ये कहूंगा। फिल्म की कहानी पर भी आऊंगा, बाकी भी बातें हम करेंगे। फिल्म मतलब एक पोएट्री की तरह लगती है, एक लय है फिल्म में। फिल्म ये जरूर है कि अगर आप उसको जब कहानी की तरह देख रहे हैं तो फ्लैशबैक में जाएगी, फिर प्रेजेंट मोड में आएगी, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बड़ा सिंपल है, उसमें समझ में आ रही होती चीजें। ये भी है कि क्योंकि भारत विभाजन की कहानी है, तो उसमें वो हिस्से भी आए हैं जो कि जब देश में लोग इधर से उधर जा रहे थे या उधर रहने वाले इधर आ रहे थे, तो वो जो मारकाट मची थी उसके भी दृश्य हैं। हालांकि ये नहीं कि वो बहुत बीभत्स हैं, जिस तरह के कि हम इस तरह की फिल्मों में कई बार देख चुके हैं बिल्कुल वो वही असर भी पैदा करते हैं, ऐसा नहीं कि वो असर नहीं पैदा करते। और आखिरी में एक दृश्य जो है वो तो बिल्कुल हिला देने वाला, मतलब कि अब मैं अगर बहुत डिटेल में बात करूंगा और आप इस फिल्म को देखना चाहेंगे तो स्पॉइलर की तरह हो जाएंगी वो चीजें, इसलिए मैं आपको स्पॉइलर नहीं देता हूं। मगर ये फिल्म जो है ना, कुछ हिस्सों में बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देती है, और भारत विभाजन का जो दर्द है उसको सामने लेकर आती है। किस तरह से लोगों ने अपनी जान दे दी वो दिखाई देता है। लेकिन इन सब के बीच में प्रेम और मृत्यु, ये दो चीजें ऐसी है, शुरू से अंत तक जो है ये दोनों धागे जो हैं बिल्कुल एकदम बने रहते हैं। मतलब इसके बीच में ही सारा मामला चलता है। एक तरफ जो है वो मृत्यु दिखती है कि एक 95 ईयर्स का व्यक्ति जो है बीमार है और उसके प्राण नहीं निकल रहे हैं। उसने किसी से वादा किया है कि मैं वापस आऊंगा, और वो कोई और नहीं है, वो लड़की है जिससे कि वो कॉलेज के दिनों में प्यार करता था और शादी करना चाहता था। वो लड़की मुस्लिम है, ये लड़का पंजाबी है, सिख। अब कहने को बहुत सिंपल लगता है कि ठीक है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, फिर देश का बंटवारा हो गया और क्योंकि धर्म की बात थी तो वो उधर रह गए, ये इधर आ गया। मगर वो उतना आसान नहीं। इस फिल्म को इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि वो किसी पोएट्री की तरह महसूस होती चीजें और आपको बार बार टाइम ट्रेवल कराती हैं। यहाँ पर आप थोड़ी देर देखते हैं कि वो व्यक्ति जो है जो बीमार है नसीर के रूप में, उसकी बात भी नहीं कोई समझ रहा। उसकी वजह यह है
कि परिवार में जो उसकी छवि रही है वो बहुत सख्त मिजाज आदमी की रही है। मतलब सबको डांट डपट के रखना, अपनी ही कहना, अपनी ही चलाना, और बहुत सख्त नजर आता है। लेकिन अब जब वो बूढ़ा हो चुका है, बीमार हो चुका है, ऑलमोस्ट डेथ बेड पर है, उसके बेटे उससे दूर रहते हैं, उससे बात बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं। लेकिन यहाँ उसका पोता आता है जो लंदन में रहता है, वो अपने दादाजी को चाहता है। और जब उनके बारे में खबर मिलती है कि वो डेथ बेड पर हैं, तो वो आता है कि मैं आखिरी बार देख लूं, आखिरी बार मिल लूं। और फिर उसके साथ इस बूढ़े व्यक्ति का कम्युनिकेशन शुरू होता है। ये जो उसका पोता है उसको समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं, क्या बात है। वो सब समझ रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है मर नहीं पा रहा है, मौत की कगार पर है, पर मर नहीं पा रहा। उसके मन में कुछ ऐसी बातें हैं, उसके मन में कोई एक ऐसी बात है जो वो कह नहीं पा रहा है, कोशिश कर रहा है मगर अब वो समझा नहीं पा रहा है, क्या कहूं, किससे कहूं, कैसे कहूं। तो ये जो पूरा ड्रामा है बहुत इंटरेस्टिंग है। कहानी में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, कहानी आप समझ चुके हैं, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो पूरा ट्रीटमेंट है इम्तियाज अली का बहुत ही खूबसूरत है। और इस पूरे उसमें जब नसीर साहब जिस तरह से बार बार आते हैं, और मतलब आप सोचिए कि एक व्यक्ति बीमार है बिस्तर पर, आप उससे मतलब वो पूरी फिल्म को बांधे हुए। हालांकि ये अलग बात है कि उनका जो यंग वर्जन है, मतलब जब वो व्यक्ति जवान होता है, वेदांग रैना ने वो रोल प्ले किया है, कीनू, और भी एक दो नाम होते प्यार से उसको, तो उसकी लव स्टोरी चल रही है। लव स्टोरी बहुत सिंपल है, पुराने मतलब आप समझ लीजिए 47, 1946, 47 का वो जमाना। आज की तरह कोई बोल्डनेस नहीं है उसमें, हीरोइन भी बहुत शाई है, मिलते हैं, बातें करते हैं, तो कुछ भी खास ऐसा नहीं लगेगा। और कोई ऐसा नहीं कि बहुत तड़क भड़क है, बहुत भव्य है। या इनकी फैमिलीज का भी जो दिखाया है कि अगर एक मुस्लिम है, एक सिख है, तो वो भी मौके आते हैं जब ये लड़का जो है देश इधर बंटवारा हो रहा है, सारा डिसीजन हो गया, और वो लड़का जो है रात को उस लड़की के घर में चला जाता है, पकड़े जाते हैं दोनों। मगर कोई ऐसा बहुत ड्रामाई उसमें इम्तियाज अली ने खड़ा नहीं किया है, बहुत कि मारकाट हो रही है, चीख चिल्लाहट हो रही है, बड़े एक अलग ही तरीके से वो सारी चीजों को लेकर आए हैं। लेकिन फाइनली ये होता है कि फिल्म आपको जो है बताती है कि विभाजन के दौर की ऐसी कहानियां हैं, उस बैकड्रॉप में ऐसी कहानियां कही जा सकती हैं। क्योंकि बात अब सिर्फ वो 80 साल पुरानी नहीं है। फिल्म जब अंत होता है इसका, तो बात वही है कि आप किसी को उसकी जमीन से उखाड़ देते हैं पूरी तरह से, विस्थापन का जो दर्द है। और विस्थापन बस ये नहीं कि एक व्यक्ति एक जगह से उठा और दूसरी जगह चला गया, या एक परिवार एक जगह से उठा और दूसरी जगह चला गया, बहुत कुछ छूटता है उसका। सरगोधा जो पाकिस्तान में है, इसको हमने फिल्म 21 जब आई थी, जिस धर्म जी की जो लास्ट फिल्म है, वहां भी सरगोधा का जिक्र आता है। तो वहां भी जो धर्म जी जो है वो सरगोधा जाते हैं, वो लड़ाई वहां पर हुई थी 71 का वॉर। यहाँ पर सरगोधा जो है नसीर का जो कैरेक्टर, जिसका बचपन वहां बीता है, पढ़ाई वहां हुई है, और वहीं वो लड़की उसके साथ जो है जिसका प्रेम पनपा था, तो वो एक बार मतलब वो सरगोधा देखना चाहता है। इम्तियाज अली ने बहुत बढ़िया, क्योंकि अब हम एक मॉडर्न जमाने में है, तो वो 95 ईयर्स का बूढ़ा व्यक्ति जा नहीं सकता, लेकिन उसका पोता जाता है। और वो जगहें, वो गलियां, वो रास्ते, मोबाइल पर जो है किस तरह से जुड़ता है वीडियो के द्वारा, ये सारा है। तो मैं आपको कहानी पर तो नहीं ले जा रहा हूं, लेकिन हाँ, ये फिल्म जो है बहुत खूबसूरत है, देखने जैसी है, पोएटिक है। अब अगर हम बॉलीवुड के बहुत लाउड एक्शन से भरपूर सिनेमा की बात करें, या जो एकदम तड़क भड़क वाला प्यार है, कॉमेडी है, तो अगर वो सारी चीजें ही अगर हमको एंटरटेन करती हैं, तो फिर ये फिल्म हमारे लिए नहीं है। लेकिन एक सेंसिटिव ऑडियंस के तौर पर ये फिल्म जो है बिल्कुल देखी जानी चाहिए। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप इसमें बोर हो रहे हैं या चीजों का दोहराव है, बावजूद इसके कि फ्लैशबैक जो है आ रहे हैं जा रहे हैं, मगर नहीं लगे। एक पूरी कसावट है, आप कह सकते हैं कि पीरियड ड्रामा है मगर फ्रेश है। मतलब आप जिस आजादी के जो 80 साल होने जा रहे हैं, अब इतने 80 सालों में भी मैं कह रहा हूं कि ये एक फ्रेश ड्रामा है, अलग ही ढंग से प्रेम को समझाता है, अलग ही ढंग से उस प्रेम को आपको दिखाता है। और इस फिल्म में जो दिलजीत दोसांझ का कैरेक्टर है, जो नसीर साहब का पोता है, बड़ा हो गया, लंदन से आया है, अब वो जैन जी है, सोचिए। अब जैन जी में तो वही बात आती बार बार, और इस फिल्म में भी है, कमिटमेंट का प्रॉब्लम। पर ऐसे प्यार की तो कल्पना ही नहीं कर सकता। मगर किस तरह से वो इस प्यार को समझता है, धीरे धीरे देखता है,
और उसके अंदर भी कहीं ना कहीं बदलाव आता है। तो ये दोनों कंट्रास्ट, एक तो वो मतलब कि एक वादा कर दिया कि मैं वापस आऊंगा, फिर मिलूंगा, तो उसके बाद में उस व्यक्ति की 95 की एज में भी जो है प्राण नहीं निकल रहे हैं, वो इजाजत मांग रहा है जाने की कि अब जाऊं क्या। अच्छा, तो जब वो वहां से देश विभाजन के समय चला था और उसका प्यार इतना मजबूत था, वो जाने को तैयार नहीं था, मगर फिर भी जैसे तैसे चला था वहां से, तो तभी जब उसको इजाजत मिली थी कि ठीक है जाओ। और अब जबकि वो इस दुनिया में है और इस दुनिया को छोड़कर जाने का समय आ गया, बहुत बीमार है, और इतना बीमार है कि उसके घर वाले खुद ही कहते हैं कि वो जीना नहीं चाहते हैं मगर फिर भी जी रहे हैं या उनको जीना पड़ रहा है, तब भी वो अंत में इस दुनिया से जाने की इजाजत चाह रहा है। और सिर्फ एक चीज ने बांध कर रखा है, वो है प्रेम। तो प्रेम बहुत डिफरेंट तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर इम्तियाज अली इस दौर की भी बात करते हैं हम जिस समय में है, बल्कि नसीर साहब से या उनकी जनरेशन के एक कैरेक्टर और दिखाए गए हैं, विनोद नागपाल हैं वो, उनके मुंह से यह आता है, मतलब कि समझ नहीं सकते, मतलब वो जो दौर था, आपको आप उसकी बात करेंगे 47 वाले तो, और तो हिंसा नफरत यही, लेकिन वो कहता है कि और भी कुछ मिला, वो हम समझा नहीं सकते और वो तुम समझ नहीं सकते। तो वो जो हेट्रेड वाली पॉलिटिक्स है, उसके ऊपर भी यहाँ पर इम्तियाज अली अपने हिसाब से टीका टिप्पणी करते हैं। और लास्ट जब फिल्म खत्म होती है तो एक गाना बजता है, और जो विस्थापन की बात मैंने कही कि सिर्फ एक आदमी एक जमीन को छोड़कर दूसरी जगह नहीं चला जाता है। जब इस तरह के युद्ध के हालात जो आजकल बने हुए हैं वो देखिए, या बंटवारे जैसी स्थितियां बनती है, या किसी भी वजह से किसी को एक जगह से हटाकर, चाहे वो जल जंगल जमीन के मामले हो, विस्थापित कर देने वाली बात होती है। वो इतना आसान नहीं होता किसी व्यक्ति के लिए। वो सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो उसके साथ में जहां वो पैदा होता है, जिस तरह से उसका एक इमोशनल कनेक्ट होता है, वहां उसके जो संबंध बनते हैं, वो जिंदगी भर के लिए होते हैं, वो ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। जमीन एक जगह से छोड़कर आप दूसरे जमीन के हिस्से पर आ गए, पर वो इमोशंस, वो यादें, वो ट्रांसफर नहीं होती है, उनकी जड़ें तो वही हैं, बहुत गहरे में है, और वो कितना तड़पाती है व्यक्ति को, सिर्फ एक कैरेक्टर की बात नहीं है। तो जो लोग विस्थापन का दर्द झेलते हैं, जो विभाजन के दौर की जो कहानी है, अंदर तक छू जाती है और बहुत फ्रेश लगती है। उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि आप पुरानी देखी हुई चीजें देख रहे हैं। इम्तियाज अली के इस क्राफ्ट की जो है आपको तारीफ करना पड़ेगी कि उन्होंने बड़े सधे हुए ढंग से एक लव स्टोरी और पार्टीशन दोनों को लेकर जो है वो बहुत ही साथ साथ चले हैं। 1947 वाली वो जनरेशन जो आज 100 साल की होने जा रही, जैसे 95 वाला कैरेक्टर तो इसी में है, तो जो उस दौर को देख चुकी है वो, और आज जो जेन जी है, दोनों के लिए प्यार का मतलब, दोनों किस तरह से अपने अपने ढंग से प्यार को देखते हैं, जीते हैं, वो दिखाया है वो सारा कुछ जो है, तो बहुत खूबसूरत है। फिल्म का म्यूजिक भी अच्छा है, फिल्म के लिरिक्स भी जो है वो भी बहुत बढ़िया है। और इस फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो नसीरुद्दीन शाह, मतलब आप वो जब काम करते हैं तो एक नए तरीके से आपके ऊपर एक असर छोड़कर जाते हैं। शर्वरी बाग उनके लव इंटरेस्ट के रूप में वेदांग रैना के अच्छी लगी हैं, हालांकि बहुत ज्यादा स्कोप उनके लिए इस कहानी में नहीं था, एक ही ट्रैक पर थी, और क्योंकि फिर वो पुराना दौर भी है तो उसमें बहुत ज्यादा वाइब्रेंट होने की या बहुत वैरायटी की भी बहुत गुंजाइश नहीं थी, लेकिन उन्होंने काम अच्छे से किया। वेदांग रैना बहुत मैच्योर लगे इस फिल्म में, मतलब अच्छा काम किया है उन्होंने। और दिलजीत दोसांझ कहानी के एक सिरे को पकड़कर वो चलते हैं, क्योंकि अपने दादाजी की जो बातें हैं वो समझ लेते हैं, धीरे धीरे करके चीजें खुलती है, वो किस तरह से समझते हैं, फिर कैसे उसको लेके आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के जो है ये बहुत देखने जैसी फिल्म है, और मुझे बहुत सेंसिटिव लगी। अगर मौका लगा तो मैं इसको दूसरी बार भी देखूंगा, क्योंकि एक बार जब देखते हैं पहली बार तो रिव्यू की बात दिमाग में रहती है, क्या रिव्यू करना है, तो बहुत सारी चीज, एक कनेक्शन जो है वो दूसरे तरह का होता है। लेकिन ये ऐसी फिल्म है जिसको समय मिले तो एक बार फिर से बैठकर इसे देखा जा सकता है। इस फिल्म में जैसे रिसर्च वर्क भी, एक फैक्ट जो है वो इंटरेस्टिंग है, वो मुझको इस फिल्म को देखते हुए पता चला। भाई पाकिस्तान जो है अपनी आजादी का दिन 14 अगस्त को मनाता है, भारत अपनी जो उसको स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त को मनाता है। तो इसका तो यही मतलब हुआ कि जब देश का बंटवारा हो गया, लाइन खींच गई, उसके बाद ही जो है दोनों देश जो है अपना अपना स्वतंत्रता दिवस या आजादी का दिन मना रहे हैं। लेकिन ये फिल्म बताती है कि आजादी तो मिल गई, 14 को पाकिस्तान बन गया, आजादी मिल गई अंग्रेजों से,
15 को हिंदुस्तान हो गया, आजादी मिल गई अंग्रेजों से। लेकिन वो जो बॉर्डर लाइन थी, जिसको रेड क्लिफ सीमा रेखा कहा जाता है, वो 17 तारीख को उसको अप्रूवल मिला, 17 तारीख को वो फाइनल हुई। मतलब बॉर्डर नहीं थी, बॉर्डर लाइन नहीं थी, लेकिन दो देश बट चुके थे। वो लाइन जो बंटवारे की रेखा है, वो ना 14 तारीख को थी, ना वो 15 तारीख को थी, मगर कागज पर ये हो चुका था कि ये देश बट चुका है, दोनों की आजादी की घोषणा हो गई। लेकिन वो जो सीमा रेखा है, वो 17 तारीख को तय होती है। ये फिल्म इस तरह से फैक्ट को भी हमारे सामने रखती है। तो 14, 15 और फिर एक 17 तारीख, तो इसको भी देखा जाना चाहिए कि ये फैक्ट हमको ये फिल्म बताती है। तो कुल मिलाकर जो है ये फिल्म देखने जैसी है, मैं रिकमेंड करूंगा आपको। और जिस मैंने कहा कि मौका मिलेगा जब भी, तो मैं इसको दूसरी बार फिर देखना चाहूंगा। और नसीरुद्दीन शाह, अगर आप मान लीजिए किसी भी चीज के लिए नहीं देखना चाहते, ये भी माना जा सकता है, लेकिन सिर्फ नसीरुद्दीन शाह के लिए इस फिल्म को देखा जा सकता है। कुछ सीन्स भी बड़े मजेदार हैं, जिनका कहानी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको दो एक सीन बताता हूँ, इम्तियाज अली ने कैसे चीजों को गढ़ा है। इतनी सीरियस फिल्म में भी वो एक लाइट नोट जो है बरकरार रखते हैं। जैसे फिल्म की शुरुआत में ही जब नसीर साहब जो बताएं कि भाई 95 के हैं और बहुत बूढ़े हैं, तो पहला ही सीन है कि वो अपना बूढ़ा व्यक्ति जो है कुर्सी पे बैठ रहा है, मतलब उस वक्त वो उनको स्ट्रोक वगैरह नहीं आया रहता, वो शुरुआत में पहला सीन, तो वो टीवी के सामने बैठ के, जैसे होता है कि रिमोट से जो है चैनल बदले जा रहे हैं, गाना बज रहा है, खबर आ रही है, कोई टॉक शो आ रहा है, खबर के चैनल पर वो रुकते हैं और उस खबरिया चैनल पर एक एंकर जो है वो खबरें पढ़ रही है। अब वो बूढ़ा व्यक्ति 95 का, तो ये भी माना जाता है कि भाई एक उम्र के बाद में जो है चीजें या दिमाग रिवर्स होने लगता है और वो बच्चे होते जाते हैं बूढ़े व्यक्ति जो। अब वहां पर नसीर साहब ने इतना बढ़िया प्ले किया और वहां डायलॉग आता है, जब वो खबर पढ़ रही है तो यह व्यक्ति खबर पर रिएक्ट कर रहा है, वो बोल रही कुछ, ये बोल रहा है, और फिर वो कह रहा है कि अरे तुम बोली जा रही हो, मेरी तो सुनी नहीं रही हो, मेरी भी तो सुनो। और फिर वो नाराज होकर चैनल बदल देता है कि तुम मेरी नहीं सुन रही हो तो जाओ, मुझे नहीं सुन। बड़ा प्यारा सा मोमेंट है। इसी तरह से एक मोमेंट वहां पर आता है जब वेदांग रैना का जो कैरेक्टर है वो शायरी भी करता है। और इस फिल्म मैं आपको क्योंकि बहुत स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूं, तो ये है कि वेदांग रैना का जो कैरेक्टर है, मतलब जो नसीर साहब का भी जो कैरेक्टर है, शायरी करता है, नज्म लिखता है, गजल लिखता है, सुनाना चाहता है। तो वो जो वेदांग रैना का कैरेक्टर, उसने मोहब्बत के बाद में नई नई शायरी लिखना शुरू की है, और वो क्रिकेट भी खेलता है, तो उसका एक छोटा भाई बताया गया है। तो जब वेदांग रैना का जो कैरेक्टर वो लिखता है, शायरी लिखता है, और फिर उसका भाई सो रहा है, तो उससे पूछता है कि भाई क्या कर रहे हो, तो वो बताता है लिख रहा हूं। तो कहता है अच्छा सुनाऊं, तो वो सुनाता भी है। तो उसका भाई जो होता है छोटा, बड़े कमाल के अंदाज में कहता है कि भाई तुम तो क्रिकेट ही खेलो, मतलब ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुमने इतनी हाई फाई बात या इस तरह से बात कही है। तो बड़े लाइट मोमेंट्स भी रखे हैं। कुल मिला के जो ये होगा कि ये फिल्म जब आप देखेंगे तो थोड़ी देर में ये आपको बांध लेगी, बल्कि मैं तो कहूंगा कि पहले सीन से ये फिल्म बांध लेती है। कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि आप बोर हो रहे हैं। और इतने सारे शेड्स हैं, प्रेम है, मृत्यु है, रिश्ते हैं। जो दिलजीत दोसांझ जब लंदन से घर आते हैं अपने माता पिता फैमिली में जब आते हैं, वहां जो बातें होती तो फिर वो कहते हैं हाँ अब लग रहा है कि मैं घर आ गया, क्योंकि वहां वही रिश्तेदारी की आपस की खटपट, मन मुटाव, ये जो सारी चीजें होती है, एक दूसरे को सुनाना, तो कहते हैं हाँ अब मुझे लग रहा है कि मैं घर आ गया। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मोमेंट्स हैं। लव स्टोरी प्रॉपर ढंग से चलती है, लेकिन कोई शोर शराबा, कोई हल्ला गुल्ला नहीं है। विभाजन की पूरी त्रासदी दिखाई है, किस तरह से लोग जो है अपनी जमीन से उखाड़ कर उनको दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वो सारी त्रासदी है, किस तरह से अधूरे प्रेम रह जाते हैं, किस तरह से वो चिट्ठियां जो हैं रह जाती हैं जो कभी पढ़ी जानी चाहिए थी, मैसेज जो है वो बीच में छूट गए हैं, और क्रूरता भी जो उस दौर में हुई वो सब दिखाया। इम्तियाज अली ने बहुत ही सुंदर ढंग से इस फिल्म को बनाया है, तो मैं कहूंगा कि आप इसे देखिए।